Hello everyone, welcome to Online Creator channel. So in this video we are going to discuss about the third part of the basics of national income. जैसे हमने पहले दो पार्ट कर चुके हैं, तो ये थर्ड पार्ट रहेगा आपका बेसिक्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स या आप कह सकते हैं कि नेशनल इनकम का। ठीक है, तो अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखी तो उसको अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पे मैंने हर एक कंसेप्ट को एक अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। हाथ में पकड़ के बोलता अच्छा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आज का है यहाँ पे कैपिटल लॉस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द डेप्रिसिएशन, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द वियर एंड टियर, आप कह सकते हो ड्यू टू द वियर एंड टियर या पैसेज ऑफ टाइम्स, या किसी चीज़ की वैल्यू कम होती है जब टाइम उसका निकल जाता है, या ऑब्सोलेंसेज। ठीक है, यानी कि जब किसी चीज़ का ट्रेंड भी निकल जाता है तब भी क्या उस चीज़ की वैल्यू जब कम हो जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स नहीं आती यानी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकता है। जबकि एक टर्मिनोलॉजी है कैपिटल लॉस, इसकी वजह से क्या होता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कैपिटल लॉस होता क्या है। आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ लगी होगी। देखो कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द अनफोरसीनेबल ऑब्सोलेंसेज, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट या एक्सीडेंट। यानी कि जब भी हमारी कोई कैपिटल की में नुकसान होता है, कैपिटल की वैल्यू फॉल हो जाती है किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या चोरी हो गई है, या कोई भी ऐसे भी अनफोर्स, या जो हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे हमारी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो गई है। यानी कि सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि एक्सीडेंटली जब आपकी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाए, मतलब कि सपोज करो कि नेचुरल क्लैमिटीज आ गई है या अर्थक्वेक आ गई जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग गिर गई है, और जिसके कारण क्या है आपकी जितनी मशीनरी या टेक्नोलॉजी थी सारी क्या हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। तो ये क्या कैपिटल लॉस है। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि आप फोटोग्राफर हो और आपका जो DSLR है वो भी गिरकर टूट गया है। तो ये जो गिरकर टूट गया है इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। यानी कि जब किसी कैपिटल की वैल्यू फॉल हो जाती है ड्यू टू द थेफ्ट या एनी एक्सीडेंट्स, दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल लॉस। सो कैपिटल लॉस से क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये हैम्पर होती है। यानी कि आप देख रहे हो जैसे DSLR कैमरा टूट गया फोटोग्राफर का, अब कहाँ से फ़ोटो खींचेगा अगर दूसरा कैमरा नहीं है, तो आगे काम कहाँ से करेगा। ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकता है। अगर वही DSLR कैमरा है, आपको पता है कि वो कैमरा धीरे हर साल क्या होता है पुराना होता जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो दैट इज़ नॉन एज ए डेप्रिसिएशन। इफ़ दैट कैमरा इज़ यू कैन से दैट एक्सीडेंटली फॉल एंड इट इज़ ए ब्रोकन, अगर टूट जाता है देन दैट इज़ नॉन एज अ कैपिटल लॉस, और इसकी वजह से क्या है उसका काम रुक जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, हैम्पर होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। सो आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में डिफरेंस समझ लगा होगा। बिल्कुल ध्यान से रखना, आपके अजर्शन रीजनिंग में और MCQs वाले जो क्वेश्चन थे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन फर्दर चैप्टर्स। तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा और बहुत आसान टॉपिक है, बहुत टफ है भी नहीं है। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, नेट पहले टैक्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक सिंपल एग्जांपल समझाते हैं पहले आपको कि सपोज करो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आपको पता होगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जैसे GST होती है हमारी, क्या है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने मान लो कि एक साल में 4000 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया है इनडायरेक्टली, और सब्सिडी क्या होती है आपको पता होगा, सब्सिडी जो हमें गवर्नमेंट छूट देती है या इकोनॉमिकली हमें बहुत चीज़ें सस्ती प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट को महंगी पड़ती हैं। मान लो कि सिलेंडर गवर्नमेंट को पीछे से महंगा पड़ता है, 2500 का या 2000 का पड़ता है, बट गवर्नमेंट हमें कितने देती है, 1000 का देती है। यानी कि 1000
गवर्नमेंट को 2000 का पड़ा है, बट ये हमें कितने का सेल कर रही है, 1000 रुपीज़ का, यानी कि 1000 रुपीज़ जो हमें सस्ता दे रही है, क्या सब्सिडीज़ है। आपने ये भी देखा होगा कि फेयर प्राइस शॉप होते हैं, राशन डिपो शॉप होती हैं, यहाँ पे भी अनाज 2 रुपये 3 रुपये किलो पुअर पर्सन को दिया जाता है। वैसे तो मंडी में जो मंडी का भाव है गेहूं का या वीट का 20 रुपीज़ केजी है, बट गवर्नमेंट आपको गेहूं कितने की दे रही है, 2 रुपये किलो। तो ये क्या हो गया, 18 रुपये सस्ता दे रही है ना, 18 रुपये क्या है, 18 रुपीज़, दैट इज़ ए सब्सिडीज़। सो देखो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब समझाने जा रहा था आपको आसानी से कि गवर्नमेंट ने मान लो इनडायरेक्ट टैक्स से 4000 करोड़ 4000 करोड़ का क्या है टैक्स इकट्ठा किया है, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है कंट्री में बहुत सारी चीज़ों पर लोगों की भलाई के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए 2000 रुपीज़ की करोड़ की। तो गवर्नमेंट के पास नेट कितना टैक्स रह गया, 2000 करोड़। क्लियर हुआ सबको, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स से इकट्ठा किया पैसा 4000, और सब्सिडी आपको पता है गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वेलफेयर करना होता है। तो वेलफेयर के लिए आपको पता है हमारी कंट्री बहुत सारे बीपीएल फैमिली रहती हैं, जिनको गवर्नमेंट क्या सस्ते रेट पे क्या आती है, फूड प्रोवाइड करती है, एलपीजी सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, लो रेट पे क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, लैंड देती है, ताकि वो लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करें और हमारी कंट्री क्या हो, फ्लरिश हो, ग्रो हो, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये जो छूट देती है, सस्ते रेट पर बिजली देती है, लैंड देती है, या पुअर पर्सन को गवर्नमेंट प्रोवाइड द फूड ऑन द वेरी इकोनॉमिकल रेट फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल दीज इकोनॉमिक असिस्टेंस that is provided by the government to the poor people या to the firms, all these are known as a subsidies। ठीक है, तो वही बात दोबारा समझाऊंगा आपको कि गवर्नमेंट ने 4000 का टैक्स इकट्ठा किया, कितने का, 4000 का टैक्स इकट्ठा किया, और इसमें से गवर्नमेंट ने 2000 का सब्सिडी लोगों को प्रोवाइड कर दी अपने इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बच गया, 2000 बच गया। ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा बच गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ, आपको एक समझने के लिए कि आपको एक महीने की 1000 सैलरी मिलती है मान लेते हैं, और आपने 200 रुपये गरीबों में बांट दिए उनकी भलाई के लिए, तो आपके पास नेट कितना पैसा रह गया, 800 रह गया ना। ऐसे गवर्नमेंट ने 4000 रुपये का टैक्स इकट्ठा किया और 2000 रुपये की सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी इकॉनमी में। द अमाउंट दैट इज़ लेफ्ट इज़ नोन एज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ। एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, देखो टैक्स होता क्या है, टैक्स क्या होता है, जो आप लोग सोचोगे कि जो हम पेमेंट गवर्नमेंट को देते हैं, सही सोच रहे हो आप लोग। टैक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट दैट वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट, ये जो मैं लाइन लिखी ना, बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट, इस पर गौर करना कि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जैसे आप कोई सामान लेते हैं मार्केट में से, कोई चिप्स ले लिया, कोई कॉपी ले ली, तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हो, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कई लोगों की इनकम पर भी टैक्स लगता है, यानी कि मतलब कि टैक्स होता क्या है, एक पेमेंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट के, कि हमें तुरंत उसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलता है पर बाद में, सेम प्रोपोर्शन का लाभ नहीं मिलेगा कि आपने 5000 रुपये का दिया है टैक्स तो 5000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा का ही हमेशा मिलता है। सो टैक्स क्या हुआ, एक कंपल्सरी पेमेंट है दैट वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट। अब टैक्स दो तरह के होते हैं, सबको पता होगा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सिंपली डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज़ पे बाय द सेम पर्सन ऑन विच गवर्नमेंट इम्पोर्ट द टैक्स। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये वो टैक्स होता है जिस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है और वही पे करे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट यानी कि मेरी इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे 10% का, 10% का, तो ये टैक्स मैं ही पे करूँगा, मैं किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी कि डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी पर्सन के ऊपर, दैट इज़ नोन एज ए डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी एग्जांपल कौन सी है, इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इट इज़ दैट काइंड ऑफ टैक्स विच इज़ इम्पोज ऑन वन पर्सन एंड पे बाय सम अनदर पर्सन।
यानी कि द टैक्स विच इज़ इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन वन और सम अनदर पर्सन, सम पर्सन बट पेड बाय सम अदर पर्सन। मान लो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, खुद ना टैक्स पे करते हुए और जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसके रेट बढ़ा देगा, जितना उसको टैक्स पे करना होगा उसके रेट बढ़ा देगा अपनी चीज़ों के, और बढ़े हुए रेट से जब हम सामान लेंगे तो वो पैसा क्या करेगा, हमसे इकट्ठा करके बाद में गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता किसी और पे है पर पे कोई और करता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल होगा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। GST कहाँ पे लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। तो GST क्या होगा? एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आई होप सबको क्लियर हुआ। क्यों? अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स सबको समझ लग गया कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस है सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस है सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट ने जितना टैक्स इकट्ठा किया, मैंने बताया था 4000 करोड़ का, और उसमें 2000 की सब्सिडी दे दी है, तो कितना गवर्नमेंट के पास पैसा बच गया? 2000 बच गया नेट ना। सो सब्सिडी भी आपको इंडायरेक्ट टैक्स भी क्लियर हो गया और सब्सिडी भी क्लियर हो गई है। सब्सिडी क्या होती है? एक इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है, हेल्प होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द पीपल ऑफ फॉर्म फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर इज नोन एज अ सब्सिडीज। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द अमाउंट दैट वी पे टू द गवर्नमेंट विदाउट एन डायरेक्ट बेनिफिट। ये क्या हो गया? टैक्स हो गया है। जब टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस करते हैं तो गवर्नमेंट के पास और नेट टैक्स बच जाएगा कि हमने कितना इकट्ठा किया था। क्लियर है? देखो अब किसी चीज़ का मार्केट प्राइस कैसे निर्धारित होता है? मार्केट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट कैन बी फिक्स्ड बाय फॉलोइंग वे। प्राइस किसी चीज़ का हो गया, मान लो एक पेन है, वो 20 रुपीज़ का है, उसमें फैक्टर कॉस्ट भी होगी, यानी कि उस पेन को बनाने में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को मान लो कि 5 रुपये दिए रेंट के रूप में, लेबर को भी हमने 5 रुपये दे दिए, लैंड यानी रेंट, वेजेस, कैपिटल यानी इंटरेस्ट, मैंने किसी से पैसे लेकर कोई बिजनेस यही ओपन किया था पेन बनाने वाला, तो हर मान लो कि मैंने इंटरेस्ट पे किया, मान के चलते 2 रुपये मैंने इंटरेस्ट पे किया और 8 रुपये मेरा अपना प्रॉफिट रखा है। ठीक है। ये सब क्या हो गया? ये फैक्टर कॉस्ट होगी। क्या होगी ये? फैक्टर कॉस्ट। मैं ऐसे कर सकते हैं कि 6 रुपीज़ में कर अपना प्रॉफिट रखता हूँ और 2 रुपये टैक्स भी रखता हूँ मैं। अब 5, 5, 10, 10 to 12, 12, 6, 18, 18 टू कितने हो गए? 20 रुपीज़ का पेन हो गया। इसमें क्या है? फैक्टर कॉस्ट होती है। क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट, यानी जितने भी खर्चे आए हैं वो प्लस टैक्स जुड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। पता लग गया ना? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स क्या बनता है? मार्केट प्राइस बनता है, जिस पर सामान मार्केट में बिकता है। ये देखो अगला टॉपिक मैंने आपको समझाया होगा कि सब्सिडीज़ होती क्या हैं, जो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि सब्सिडी इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस विच इज़ प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल एंड फर्म फॉर द पर्पस ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट हेल्प करती है पैसे के रूप में लोगों की और फर्म की, उसको बोलते हैं सब्सिडीज़। जैसे कि LPG सिलेंडर है, मैंने बताया था कि पीछे से यानी जो सप्लाई होती है 2000 रुपये का आता होगा, बट गवर्नमेंट हमें लोगों को 1100 का या 1000 रुपीज़ का पे करती है। ये क्या हो गया? यानी कि हमें सस्ता दे रही है महंगा लेके, तो ये हमें इसको बोलते हैं सब्सिडीज़। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द सब्सिडाइज फूड ऑन फेयर प्राइस। यही बताया था आपको कि गवर्नमेंट ऑल्सो टू रिमूव द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडाइज फूड, स्पेशली टू रिमूव द पॉवर्टी इन इकोनॉमी। Government provides subsidized food to the people through the fair price shop, that is known as a subsidies. When government gave the free electricity, subsidized rate of land to reduce the regional disparity and increase the export, यानी कि अपने इकोनॉमी में इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बिजनेसमैन को एनकरेज करती है लो रेट पर इलेक्ट्रिसिटी देके और लैंड देकर, ताकि वो इन लो रेट पर दे रही है वो इलेक्ट्रिसिटी, यानी सब्सिडीज़ को बोलते हैं सब्सिडी। यानी कि एक सरकार को मान लो बत्ती बनाने का खर्चा 10 रुपये का आ रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनको 8 रुपये का बेच रही है बिजनेसमैन को, यानी कि उनको एनकरेज कर रही है कि वो इन्वेस्ट करें इकॉनमी में ताकि हमारी इकॉनमी डेवलप करे। तो इसको बोलते हैं सब्सिडीज़। ठीक है। अगला देखो फैक्टर कॉस्ट एंड
मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है? देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नाम से क्लियर है, फैक्टर्स। वी नो दैट देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और इनकी सर्विसेज के बेस पर हम जो पे करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर पेमेंट। यानी कि लैंड को क्या जाता है रेंट, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योर को क्या जाता है प्रॉफिट जाता है। तो ये सब चारों चीज़ों क्या आ गई हैं, ये फैक्टर कॉस्ट है या फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, द अमाउंट दैट वी पे टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज इज नोन एज अ फैक्टर कॉस्ट, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड ऑन द अनदर हैंड मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस रेट पर मार्केट में गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, सेल होती हैं, बिकती हैं, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। गुड्स एंड सर्विसेज एट विच इट इज़ एक्चुअली सोल्ड इन अ मार्केट इज नोन एज अ मार्केट प्राइस। सपोज करो पेन का रेट कितना 50 रुपये में बिक रहा है, तो ये क्या है, मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा होता है, सबको पता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सीज, इनडायरेक्ट टैक्सीज, ठीक है। मान लो कि 40 रुपये हमारा फैक्टर कॉस्ट का खर्चा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का, प्लस 10 रुपये टैक्स लग गया है सब्सिडी निकाल के, ये क्या बन गया हमारा, मार्केट प्राइस बन गया 50 रुपये का। क्लियर है? अगर आपने आप देखो मार्केट प्राइस का फार्मूला क्या हो, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपने फैक्टर कॉस्ट निकालनी तो क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एमपी माइनस आईटी, एमपी माइनस आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि नाम से क्लियर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि वी नो दैट कि हर एक कंट्री के लोग हर एक कंट्री में जाते हैं इनकम अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, काम करने के लिए। जैसे इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, यूएसए चले गए हैं, ठीक है। ऐसे यूएसए के लोग भी हमारे कंट्री में, इंडिया में आते हैं, जापान के लोग हमारे इंडिया में आते हैं काम करने के लिए। तो नेट इंडेक्स के टैक्स हुआ क्या, नेट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न्ड एंड फैक्टर इनकम पे टू अब्रोड, यानी कि क्या होता है, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड, अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पे टू अब्रोड, यानी कि हमने जो इनकम बाहर से कमाई है और हमारी कंट्री में जो लोग विदेशी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने क्या कमाया, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो हमारे जितने भी इंडियन यूएसए गए थे, यूएसए, उन्होंने 10,000 रुपीज़ अर्न किए एक साल में, मान के चलते हैं सपोज, एंड द यूएसए पर्सन, सम लेबर ऑफ यूएसए कमिंग इन इंडिया, कम्स इन इंडिया, केम इन इंडिया टू वर्क एंड दे अर्न, इंडिया में कितना अर्न किया उन्होंने, ये हमारे इंडिया की अर्निंग है, और उन्होंने इंडिया में कितना अर्न किया, 8,000 रुपीज़। यानी कि हम लोगों ने यूएसए में 10,000 रुपये कमाए और यूएसए वालों ने हमसे कितने रुपये अर्न किए, 8,000। यानी कि हमने नेट कितना इनकम अर्न किया, यानी 2,000। इसको क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पे टू अब्रोड। आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फैक्टर इनकम पे टू अब्रोड, तो जब आप नेशनल इनकम निकालोगे आप, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, याद रखना। फैक्टर फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर टू अब्रोड दोनों में फ़र्क है। टू अब्रोड मतलब जो हमने उनको पे किया, और फैक्टर इनकम फ्रॉम जो हमने अर्न किया है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखो नेट फैक्टर इनकम अब्रोड के कितने कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मतलब मान लो कि यूएसए है, ये इंडिया है, इंडिया का पर्सन यूएसए गया और यूएसए का पर्सन इंडिया आया, है ना। यूएसए का पर्सन ने मान लो कि हमारी कंट्री में 8,000 रुपीज़ अर्न किए हैं, वही हो गया ना, और हमने वहाँ पे 10,000 रुपीज़ अर्न किए, तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, नेट इनकम कहलाएगा ना, नेट कंपनसेशन, नेट वेजेस हमने कितनी अर्न की हैं, 2,000 रुपीज़। तो पहला पॉइंट वही है, कंपनसेशन ऑफ मतलब जो लेबर ने वेजेस कमाई हैं नेट, वो आ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता है कि हमारे बिजनेसमैन हमारे इंडियन जो है वो उन्होंने यूएसए में भी अपनी कोई कंपनी ओपन की है, और यूएसए के लोग भी हमारे इंडिया में आके उन्होंने कोई कंपनी, ये इंडिया कंपनी होगी यूएसए में और ये यूएसए कंपनी होगी इंडिया में। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हमने जो वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई इंडियन ने, जो काम चला रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी का रेट क्या है, हम कितना पैसा वहाँ से अर्न कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी से, कर सकते हैं, ठीक है। और यूएसए
के पर्सन ने जो इंडिया में प्रॉपर्टी बनाई है, जो बिजनेस कर रहा है, उससे कितनी इनकम अर्न कर रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? नेट इनकम प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट पॉइंट रह गया यहाँ पे कि रिटेन्ड अर्निंग। देखो रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली होता क्या है कि बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर अलग रख देता है। कुछ प्रॉफिट, मान लो किसी कंपनी को 2 लाख का हुआ है, उसने क्या किया है 20,000 क्या है अलग सेव करके रख दिया कि बिजनेस, मान लो हमारे बिजनेस में कोई वियर एंड टियर हो गई है, कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पैसों की पड़ गई है, तब ये शेयर यूज़ करेंगे। हमने ये पैसा रिटेन करके रख लिया है, ये क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग। अब आप सबको पता है नेट रिटेन क्या होगा? हमारी जो कंपनी यूएसए में है और यूएसए कंपनी जो इंडिया में है, हम इंडियन यूएसए में मान लो कि जितने पैसे रिटेन कर रहे हैं, मान लो हमने 20,000 रिटेन किए हैं, वहाँ पे रखे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और इंडिया में यूएसए के जो बिजनेसमैन है वो मान लो 30,000 रिटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम विदेशों में कम पैसा रिटर्न करके रख रहे हैं और वो हमारे कंट्री में 30,000 रिटर्न कर रख रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? नेट रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। सो ये 3 कंपोनेंट हैं आपके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के। क्लियर हुआ? अब देखो ये नेट फैक्टर एक होती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो हम अपने कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। जब डोमेस्टिक इनकम में हम विदेशी पैसा जो अर्न किया वो भी जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। तो ये सब 3 पार्ट्स मैंने आपको कराए हैं, ये बेसिक कंसेप्ट की। अगर ये तीनों पार्ट आपको क्लियर होंगे तो क्या होगा, आपको जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखें और इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। टॉप क्लास के क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो बार बार रिवीजन करें और बार बार रिवाइज़ करें। यही मैं बता दूं आपको, नेशनल इनकम ये है जो चैप्टर आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू।